हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सैम में आपका स्वागत है। और आज पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन विचारधारा में जिस विचारक को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वह है रूसो। और रूसो के अनुबंधवादी या सामाजिक समझौता संबंधी जो विचार है उसको मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है। और आज हम देखते हैं सामान्य इच्छा का सिद्धांत। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में यदि हम रूसो के योगदान को समझना चाहें तो हम एक शब्द में इसको व्याख्या कर सकते हैं, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो एक अनुबंधवादी विचारक था। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में न ही उन्होंने शक्ति सिद्धांत, न ही दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, अपितु उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत को ही आधार माना। सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत जो समान इच्छा का सिद्धांत रूसो ने प्रतिपादित किया, उसने उसको लोकतंत्र के संस्थापक और आदर्शवाद के उद्घोषक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसी के अंतर्गत समान इच्छा का सिद्धांत जो है रूसो ने प्रतिपादित किया। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी पृथक पृथक इच्छाओं को जब सामूहिक रूप में मिला देता है तो उसी सामूहिक योग से उत्पन्न इच्छा को ही रूसो ने समान इच्छा का नाम दिया है। समान इच्छा कैसे जन्म लेता है, उसका उदय कैसे होता है और समान इच्छा में का गुण क्या है, कैसे समान इच्छा के द्वारा राज्य की शक्ति का वो आधार है, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। रूसो ने कहा कि मनुष्य की में जो इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छाएं उसके मन से जन्म लेती है, आत्मा से जन्म लेती है। जो स्वार्थगत इच्छाएं होती है, जो स्वयं के लिए जो इच्छाएं होती है, उसको उन्होंने कहा है लोअर सेल्फ, और जो सामूहिक इच्छा है उसको उन्होंने कहा है अपर सेल्फ, निम्न इच्छा और उच्च इच्छा। इस तरह से रूसो ने इच्छा को दो प्रकार की इच्छा बतलाई है। मनुष्य कहता है मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं होती है। पहला है यथार्थ इच्छा जिसको कि एक्चुअल विल कहा है। दूसरा आदर्श इच्छा जिसको कि रियल विल इच्छा कहा है। और इन्हीं दोनों के बीच जो इच्छा का जन्म होगा उसी को ही समान इच्छा का नाम दिया है। यथार्थ इच्छा वह इच्छा होती है, एक्चुअल विल वह विल होता है जिसमें मनुष्य की आत्महित या आत्म प्रेम की भावना निहित होती है, जिसमें मनुष्य अपने हित के लिए इन इच्छाओं का जन्म होता है। इसके कौन कौन से तत्व हैं, कौन से गुण हैं? चूंकि यह इच्छा अचानक मनुष्य के मन में जागृत होती है, इसीलिए इसको अविवेकी बतलाया है, यानी बिना सोच समझ के। दूसरा, चूंकि हमारी मन में पहली इच्छा जो होती है हमारी स्वार्थ होती है, हम आत्महित अपने स्वहित के बारे में सोचते हैं, इसीलिए उसमें स्वार्थ का बाहुल्य होता है या स्वार्थ का भाव होता है, तो स्वार्थ परक होती है। दूसरा, चूंकि इन इच्छाओं को हम ज्यादा विचार करके हमारे मन में जन्म नहीं होता, इसीलिए इसमें दूरदर्शिता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ये क्षणिक होती है, जन्म लेती है और समाप्त हो जाती है, अस्थायी होती है। और इस प्रकार की इच्छा में परहित का भाव या सामुदायिकता का भाव निहित नहीं होता। तो इस तरह से यथार्थ इच्छा में ये तत्व मौजूद होते हैं। इसी के ठीक विपरीत जो रूसो कहता है कि दूसरी जो इच्छा होती आदर्श इच्छा, रियल विल, अब उस इच्छा में किसका भाव होता है? सामाजिकता का भाव, परहित का भाव होता है। चूंकि ये इच्छा जो है यथार्थ इच्छा का ही समाहित रूप होता है, इसलिए इसको विवेक से लिया गया माना जाता है। इसमें इस प्रकार की इच्छा, चूंकि इसमें हम अपनी यथार्थ इच्छा को इसमें समाहित करते, इसलिए इसमें निजी हित के साथ साथ सार्वजनिक हित भी समाहित होता है। ये सोच समझ कर लिया जाता है, इसलिए इसमें इसका दूरदर्शिता पूर्ण होता है।
इसका जो प्रभाव है वो दूरदर्शितापूर्ण होता है। और इस प्रकार की जो इच्छा है वो कैसी होती है? स्थायी होती है। इसमें किसका गुण होता है? कल्याणकारिता का गुण होता है। तो इस प्रकार रूसो ने बतलाया कि किस प्रकार ये अविवेकी प्रवृत्ति का परिचायक है। कौन? यथार्थ इच्छा, जिसमें हम बिना सोचे समझे अचानक ही अपने स्वहित के भाव से इस प्रकार की इच्छाएं मनुष्य के मन में जन्म लेती है। और दूसरा जो उन्होंने कहा, ये आदर्श इच्छा, ये कैसी होती है? जिसमें मनुष्य किसके लिए? अपनी निज हित की इच्छाओं को सामुदायिक रूप में क्या करता है? समाहित कर देता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य इच्छा का क्या होता है? जन्म होता है ना। तो अब रूसो कहता है कि आदर्श इच्छा ही सामान्य इच्छा है। व्यक्ति की आदर्श या सामाजिक इच्छाओं के योग से ही सामान्य इच्छा का निर्माण होता है और इसमें मानव की स्वार्थ इच्छा जरा भी नहीं होती, उसका स्वार्थ इच्छा का अंश इसमें नहीं होता। अब रही बात कि समान इच्छा का उदय कैसे होता है। मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य में का जो आत्मा होती है, उसका मन होता है, उसमें इच्छाएं जन्म लेती है ना। और कोई भी व्यक्ति जो होता है आत्महित और स्वहित से प्रेरित होता है ना। दो प्रकार के हित होते हैं, एक होता है आत्महित, दूसरा होता है परहित या स्वहित और परहित। इस प्रकार के दो भाव मनुष्य के मन में होते हैं। रूसो कहता है कि किस प्रकार से सामान्य इच्छा का उदय होता है, सामान्य इच्छा का जन्म कैसे होता है। चूंकि रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत ही सामान्य इच्छा सिद्धांत को भी व्याख्या किया है। वो कहता है कि सामाजिक समझौता जो है वो दो पक्षों के बीच होता है। किसके पीछे? दो पक्षों के बीच जो है वो समझौता होता है ना। व्यक्ति अपने व्यक्ति की स्थिति में होता है और दूसरा सामाजिक स्थिति में होता है। ठीक है, यानी ये समझौता इन दो पक्षों के मध्य होता है। यहां पर व्यक्ति की स्थिति में है यानी, ठीक है, और सामाजिक स्थिति में यानी यहां पर भी यही व्यक्ति यहां पर क्या है? सामायिक है। सामाजिक यानी बहुत सारे लोगों से मिलकर के बना है। तो इस तरह से व्यक्ति अपने सारे जो अधिकार है वो किसको सौंपता है? यहां सौंपता है। और यह व्यक्ति इस यहां पर भी मौजूद है ना। तो यहां पर व्यक्ति अपने सारे अधिकार दूसरे पक्ष को सौंपता है। पहला पक्ष दूसरे पक्ष को सौंपता है और दूसरे पक्ष के रूप में भी यहां पर ये क्या है? समाज की स्थिति में भी यह मौजूद है। यानी एक और वो अपने सारे अधिकार यहां सौंपता है और यही चूंकि वो यहां मौजूद है इसलिए यहां से वो अपने अधिकार क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने सारे अधिकार सौंपता है और उसके द्वारा जो उत्पत्ति होती है वो है सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा का जन्म होता कैसे है? यहां पर रूसो कहता है कि किसी भी एक विषय को लेकर के या एक राजनीतिक इकाई के रूप में हर व्यक्ति के अपने कुछ विचार होते हैं, है ना। अब हर व्यक्ति के अपने कुछ व्यक्तिगत क्या होते हैं? विचार होते हैं। ये विचार आत्महित से प्रेरित होते हैं, तात्कालिक इच्छाओं से वशीभूत होते हैं और ये जो है वास्तव में सामान्य हित पर आधारित नहीं होते हैं। ये सामान्य हित पर आधारित न होने के कारण जब हम इस विचार को प्रस्तुत करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी इसके संबंध में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। और चूंकि हमारे विचार स्वहित से प्रेरित है, तात्कालिक इच्छा का परिणाम है, इसीलिए इन विचारों का विरोध होना अवश्यंभावी है। क्योंकि इसमें दूरदर्शिता नहीं है, इसमें परहित नहीं है, सामाजिक हित नहीं है, इसीलिए इन विचारों पर संघर्ष होना अवश्यंभावी है। इसी संघर्ष के फलस्वरूप आत्महित की जो तात्कालिक इच्छाएं होती है, हमारी जो स्वहित की इच्छाएं होती, संघर्ष में विनष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि राजनीति चेतना से युक्त सदस्य अपने विवेक के प्रकाश से अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को
तात्कालिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं और जिसके फलस्वरूप सभी व्यक्ति की इच्छाओं के सम्मिश्रण से इस सामुदायिक भाव के साथ सामान्य इच्छा का जन्म होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ए बी सी डी ये व्यक्ति हैं, है ना। ए ने अपनी इच्छा रखी, बी ने अपनी इच्छा रखी, सी ने अपनी इच्छा रखी। इन इच्छाओं के बीच क्या हुआ? द्वंद्व हुआ या संघर्ष, इच्छाओं को लेकर के, विचारों को लेकर के मतभेद हुआ और उसी के बाद जो इच्छाओं का जन्म होगा इसके संघर्ष के बाद, है ना, वो क्या होगा? ए की इच्छा, बी की इच्छा, सी की इच्छा और डी की इच्छा। इन सब के इच्छाओं के योग से ही समान इच्छा का क्या होता है? जन्म होता है। चलिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के रूप में इसको बतलाने का प्रयास करती हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरे क्या है, 3 बहनें हैं। हम सभी कामगार हैं, काम करते हैं और हमको दिवाली त्योहार में हमको क्या मिला? बोनस मिला। जैसे ही बोनस हमारे हाथ में आया, हम अपने ऑफिस से घर आते आते हम लोगों ने उस बोनस को लेकर के बहुत सारी प्लानिंग कर ली। मैंने सोचा कि इस दिवाली में बहुत सारे फटाके लेकर के फोड़ूंगी। दूसरी ने ये सोचा, दूसरी बहन ने सोचा कि मैं एक ड्रेस लूंगी। तीसरी ने सोचा कि मैं घर में ले जाके मिठाइयाँ खरीदूंगी। और इस तरह से हमने अपने मन में तुरंत ही उस पैसे को लेकर के इस तरह के प्लानिंग हमने करने लगे। जब हम घर पहुंचते हैं, जब रात के खाने में हम एक साथ जब बैठते हैं तो हम अपने अपने विचार उस बोनस की राशि को लेकर के, उसके खर्च को लेकर के अपने माता पिता के साथ शेयर करते हैं। तभी हमारी माँ कहती है कि क्यों ना, हमारे घर में बहुत दिनों से गैस का चूल्हा नहीं है, तो क्यों ना हम एक गैस का चूल्हा खरीद लें। पूर्व में जो इच्छाएं थी वो तात्कालिक थी कि मैं कपड़ा लेना चाहती हूँ, मैं मिठाई लेना चाहती हूँ, मैं फटाके लेना चाहती हूँ। बिना सोचे समझे, बिना किसी आवश्यकता को ध्यान में किए, मैंने तुरंत ही मेरे मन में इन इच्छाओं का जन्म हो गया। पर जब हम लोगों ने एक साथ बैठ करके सभी ने ये सोचा कि नहीं, इन चीजों से ज्यादा जरूरी हमारे पास ये चीजें हैं, तो हमने अपनी इच्छाओं को किसमें समाहित कर दिया? सबकी इच्छा में, सामूहिक इच्छा में हमने अपनी इच्छाओं को समाहित कर दिया और हमने अपनी उस बोनस की राशि को सभी लोगों ने मिला करके घर में हमने क्या कर लिया? गैस का चूल्हा। इसमें निज हित के साथ साथ परहित भी है, चूंकि ये सामुदायिक इच्छा है, इसमें केवल मेरा हित नहीं है, इसमें हम सबका हित है। तो इस प्रकार भी हम समाज में, राज्य के भीतर भी हम अपने हितों को सामान्य हित में क्या करते हैं? मिला देते हैं, जिसके साथ केवल मेरा भला ना हो बल्कि हम पूरे समुदाय का क्या हो? भला हो। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यहाँ पर वह व्यक्तिगत स्थिति में और यहाँ पर वो सामूहिक स्थिति में रहता है। तो इस प्रकार से समान इच्छा का क्या होता है? जन्म होता है। और बहुत अच्छे से समान इच्छा को समझाते हुए यहाँ पर रूसो ने कहा कि समान इच्छा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे समान इच्छा संप्रभुता की शक्ति है। समान इच्छा में समान इच्छा उपादेय है, वो कभी भी त्रुटि नहीं कर सकती क्योंकि सबके विचार से ये इसका जन्म हुआ है। इसमें एकता का भाव है क्योंकि सबका इसमें क्या होता है? सम्मिश्रण होता है, इसलिए इसमें एकता का भाव है। समान इच्छा बदलती नहीं है कि आज आपने सोचा कि मैं कपड़े ले लूं, थोड़ी देर बाद आपने सोचा कि नहीं मैं मिठाई ले लूं या फटाके ले लूं। तो ये स्थायी, क्योंकि बहुत विवेक से, सोच समझ के, दूरदर्शिता के साथ इस इच्छा का जन्म होता है, इसीलिए इसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ये अदेय होता है, अस्थानांतरणीय होता है, अविभाज्य होता है, बाध्यता होती है, यानी इसको सभी लोगों को मानना, समान इच्छा को क्या होते हैं? जरूरी होता है। और इसमें इस तरह से समान इच्छा में स्वतंत्रता, समानता की भावना निहित होती है और यही है समान इच्छा की विशेषता है। समान इच्छा की अपनी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं कि समान इच्छा का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है, मानवीय इच्छाओं का विभाजन संभव नहीं है, यानी हम अपने मन की इच्छाओं को इस तरह से 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसका विभाजन उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे विचारक मानते हैं कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है, ये
राज्य को निरंकुश बना सकता है। इस तरह से इस विचार, इस सिद्धांत को लेकर के आलोचकों के द्वारा उसकी आलोचना भी की गई है। तो यहीं पर मैं यहाँ पर समान इच्छा के सिद्धांत को खत्म करने जा रही हूँ और पुनः आपको बता दूं, समान इच्छा का आशय है सबकी इच्छाओं का सामूहिक रूप, जिसमें सामुदायिकता, परहित, समाज का कल्याण निहित होता है, विवेकपूर्ण होता है, दूरदर्शितापूर्ण होता है। ये सभी समान इच्छा का गुण है। तो समान इच्छा का सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। और यदि आप इससे संबंधित और जानकारी चाहते हैं बृहद रूप से, तो इस वीडियो के साथ मैंने PDF डाउनलोड कर दिया है, ताकि आप उसमें जाकर के इसको बृहद रूप से और पढ़ सकते हैं।